और कोई भी ज्ञान गतिशील की अवस्था में, स्थिरता नहीं है। और ये एकदम सत्य है, ज्ञान में अगर स्थिरता आ जाएगी, समय स्थान और परिस्थिति के हिसाब से बदलेगा नहीं, तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इसी को उत्तर आधुनिकवाद या उत्तर आधुनिकतावाद इसी की बात करता है। जो इसके मुख्य रूप से विचारक हैं वो रिचर्ड प्रेक्टाक, जीन फ्रेकोइस, लायोटार्ड, डेरिडा और माइकल फूको हैं। इनमें इनकी एक दो स्टेटमेंट हैं, वो जान लेते हैं। तो टार्ड ने कहा कि उत्तर आधुनिकवाद का संबंध विरचना से है। यह प्रत्येक ऐसे मान जीवन में अविश्वास की अभिव्यक्ति है जो सत्य तक पहुंचने का दावा करता हो, अर्थात सत्य। उत्तर आधुनिकतावादियों को प्रत्येक ऐसे सिद्धांत उपागम के विषयों में संदेश देता हो जो यह मानता है कि सत्य की तलाश करना संभव है। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवाद और नारीवाद दोनों के संदेश से देखता है कि इन दोनों का विश्वास है कि इस आधार पर निर्धारण संभव है जिस पर नैतिक न्याय को सत्य पाया जाता। अर्थात टार्ड का ये मानना है कि कुछ सत्य नहीं है। जैसे उनका मानना है कि आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के डेट में हम अगस्त के महीने में चल रहे हैं, तो ये सिर्फ आज के लिए सत्य है, कल के लिए ये अगस्त सत्य नहीं होगा। ऐसा मानना टार्ड का है कि जो आज है, आपके सामने है, जो वर्तमान की परिस्थिति है वही सत्य है। कल इस पे कुछ न कुछ नया शोध हो जाएगा, नए विचार आ जाएंगे और इसकी सत्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस सत्यता को खोजने के लिए ज्ञान में गतिशीलता बनी रहे, ऐसा मानना है टार्ड का, कि इस गतिशीलता को ही उत्तर आधुनिकवाद माना। डेवटाक थे दो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति ज्ञान संबंधी रणनीति जो है पे इन्होंने बात करी कि शक्ति ज्ञान और संबंध क्या है, इसी पे बात करी। और चूंकि माइकल फूको ने शक्ति ज्ञान संबंध का सिद्धांत दिया है, नॉलेज ऑफ पावर, मतलब ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये एक प्राचीन कहावत भी आप जानते हैं, नॉलेज इज पावर। तो ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति, इसी पे विचार दिया। और इन्होंने शक्ति की ओर सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की बात कही और ये कहा कि शक्ति के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति है। शक्ति इन द सेंस हार्स पावर से नहीं है, कैपेबिलिटी से है। वो कैपेबिलिटी आपकी ज्ञान के क्षेत्र में हो सकती है, रिसर्च के क्षेत्र में हो सकती है, अनुसंधान के क्षेत्र में हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, विकास के क्षेत्र में हो सकती है और बाहुबली के भी क्षेत्र में हो सकती है। तो किसी भी शक्ति में जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को जब आप यूज करते हैं तो नई नई चीज़ें सामाजिक व्यवस्था के बाहर से आती हैं और उसी का आशय होता है। और इसी नई चीज़ों के परिणाम स्वरूप आधुनिक रूप में मुख्य से यह मालूम करने की रुचि रखी जाने लगी कि किस प्रकार से सत्य और ज्ञान का समर्थन करते हैं। अर्थात कैपेबिलिटी का जो है ये सपोर्ट करते हैं और इतिहास के अध्ययन का उत्तरवादी जो भी उपागम है वो शक्ति ज्ञान के ढांचे के अंतर्गत ही आता है, ऐसा मानना फूको का है। और एक अन्य क्षेत्र जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, फूको का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा रहा और इसको कहा आधुनिक साहित्य में विशेष महत्व भी रखता है, वो इतिहास के अध्ययन के उपागम जेनोलॉजी के नाम से जाना गया। तो एक कंसेप्ट आप ये याद रखिएगा कि जब जेनोलॉजी आए कि जेनोलॉजी किसका दर्शन है, इसका प्रादुर्भाव उत्तर आधुनिकतावाद में किसने किया, तो यहाँ हम फूको को लगाएंगे और फूको ही सही होंगे। तो इन सब का कंक्लूजन जो था इन डेरिडा, फूको और माइकल का फ्रेकोइस का, वो ये था कि जो संसार है वो एक पुस्तक की भांति, एक किताब की भांति है और उसके हम सीधे समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें समझने के लिए हमें और भी तकनीकी की ज़रूरत है, व्याख्याएं करने की ज़रूरत है, टेक्निकलिटी की ज़रूरत है। और इस संसार को जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे जो है हम आधुनिक के रूप में बढ़ते जाएंगे और हमारा ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो ये संरचनाओं के विकास को दर्शाता है, मुख्य रूप से आधुनिकतावाद संरचनाओं के विकास को दर्शाता है। यही छोटा सा दर्शन है आधुनिकता।